किसी को भी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सबको, सबको गुड मॉर्निंग। अब कल हम इससे पहले जो आपको पढ़ाए थे उसमें हम आपको टेस्ट भी लिए थे। टेस्ट में कुछ लड़के अच्छे भी परफॉर्म करते हैं, कुछ बौका बौका होता है सब, उन सब का कोई इलाज नहीं है। हम आपको मिडिल ईस्ट बताए थे। रेडी हैं आप लोग? मिडिल ईस्ट में कितने देश? 7 या 8? मिडिल ईस्ट में कितने देश? 7 या 8? 17 देश। मौका सब 7 को कैसे बता दिया सर? अरे इन नक्शा को क्या हो गया? ओ माय गॉड, व्हाट हैपन? ओ माय गॉड, ये नक्शा में क्या हो गया जी? टेढ़ा कैसे हो गया ये? हाँ सीधा हो। चलिए अब ध्यान से देखते हैं। मिडिल ईस्ट तक पढ़ा दिए थे, सऊदी अरब बता दिए, यहां तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं था। सऊदी अरब मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा कंट्री, और मिडिल ईस्ट में पावरफुल की अगर बात कीजिएगा, पूरे मिडिल ईस्ट में सबसे पावरफुल कौन है, तो पूरे मिडिल ईस्ट में सबसे पावरफुल तुर्की है। पूरे मिडिल ईस्ट में सबसे पावरफुल तुर्की 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 टर्की। किसी को दिक्कत? आवाज ठीक से जा रही है ना? पूरे मिडिल ईस्ट में सबसे पावरफुल कौन है? टर्की है। पूरे मिडिल ईस्ट में सबसे डेवलप कौन है? तो यूएई है, यूएई। लेकिन पूरे मिडिल ईस्ट में डिप्लोमेटिक कूटनीतिक संबंध या मिडिल ईस्ट का लीडर कहिए तो सऊदी अरब है। वो धार्मिक रूप से भी लीडर है, ऐसे भी लीडर है। सऊदी अरब जो है, यहाँ पर उसके शहर मक्का है और यहाँ पर मदीना है। मक्का और मदीना ये दोनों जगह हज के लिए है। मक्का जो है और ये मदीना है, ये हज के लिए प्रसिद्ध है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे है जेद्दा, इसका बहुत बड़ा शहर है। ये रियाद इसकी राजधानी है। जेद्दा रियाद इसकी राजधानी है। रियाद इसकी राजधानी है। ठीक है। आगे बढ़ जाए। सऊदी अरब तो बता ही दिए थे। सऊदी अरब की सीमा अरब सागर से, लाल सागर से भी लगती है, इधर फारस की खाड़ी से भी लगती है। लाल सागर से भी लगती है और फारस की खाड़ी से भी लगती है। लाल सागर का लाल रंग ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम नामक शैवाल के कारण होता है। ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम नामक शैवाल के कारण होता है लाल सागर का लाल रंग। आगे बढ़ जाए। लाल सागर का लाल रंग किसके कारण? ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम नामक शैवाल के कारण। ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम नामक शैवाल के कारण। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। इसके नीचे है यमन। ये देश है यमन। मजनू यहीं का था, पिटाया था यहीं पे आके भयानक। ये नीचे वाला देश क्या है? यमन। बेचारा बड़ी मार खाया लैला के चक्कर में। मजनू का असली नाम क्या था? मजनू का असली नाम, लड़का सब बताएगा, लड़की नहीं। मजनू का असली नाम, अरे भुला गया सब। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मत भुला गए लोग तो कोई दिक्कत नहीं। जब अपने कुचाओगे लोग ना तो फिर याद आएगा। भुला गया बबुआ, कैस नाम था, कैस। समझा गया? पिटाएगा सब तो फिर दिक्कत हो जाएगा। लड़की सब में कोई चीज होगा, लड़की का दोनों को पीटिएगा तो दोनों को देख के रहेगा, अरे तू पहिल का भी पिटा रहा है, हे भगवान दूसर को पिटा रहा है, अरे बाप बाप दोनों पिटा रहा है। अरे तुम लोग पिटाने से बचो, आगे बढ़े। लड़का लोग सावधान रहिए, इस सब सेक्टर में बहुत ज्यादा रिस्क है। वो दोनों को देख के, अच्छा उन लोग में गड़बड़ी, सबको सब लोग खुश रखना चाहती है लोग, किसी को खराब ना लगे। हे भगवान, पापा क्या बोलेंगे, मम्मी क्या बोलेंगे, ठीक है एकरे पीट दीजिए, लोग पूछ दीजिए इसको, बेचारा दूसरा। आगे बढ़ते हैं। इस सब चक्कर में आप लोग को नहीं पढ़ना है, और अगर पढ़ना है तो इसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहिएगा। आपका करियर चौपट होगा, समाज में आपको 4 गो बात बोलेंगे लोग। इसका सबसे ज़्यादा निगेटिव इम्पैक्ट आपके छोटे भाई बहन पे पड़ेगा। इसलिए मजनू के केस स्टडी को समझिए और देखिए कि इतिहास गवाह है, इस चक्कर में बहुत रिस्क है। अब मेरी ओर ध्यान से जरा समझिएगा। ये इंडिया है, ये पाकिस्तान यहाँ से झांक रहा है। पाकिस्तान यहाँ से क्या कर रहा है? झांक रहा है। जियो पॉलिटिक्स में आप एक जगह बैठ के नहीं देख सकते, आपको हर जगह पे नजर रखना पड़ेगा। हर जगह, पूरी दुनिया पे आपको क्या रखना पड़ेगा? नजर रखना पड़ेगा। तो हम लोग पूरी दुनिया को भी एक बार देख लेते हैं, पूरी दुनिया को।
देखिए ध्यान से बाबू, जियो पॉलिटिक्स का मतलब है कि पूरी दुनिया पे आपको नजर रखनी पड़ेगी। देखिए अगर आप देखेंगे तो जिस तरह से चाइना के लिए सरदर्द है मलक्का, ये चाइना है, और इस चाइना के लिए सरदर्द क्या है, मलक्का है। ये देखिए ये चाइना हो गया ना, इसके लिए सरदर्द क्या है, ये मलक्का, क्योंकि मलक्का के बाद भारत आना है। इस मलक्का के बाद एगो और बड़का सरदर्द चालू होता है, ध्यान से देखिए। ये पूरा देश यमन के नीचे से जाता है बाब अल मंदेब जल संधि होके, ये यमन के पास से जाता है बाब अल मंदेब जल संधि होके, और ये मिस्र के पास से निकलता है। तो यहां भी रिस्क है और यहां भी रिस्क है। दिक्कत ये है कि यहां पर ना यमन कुछ कर सकता है और ना यहां पर कोई जो जिबूती वगैरह छोटे देश है कुछ नहीं कर सकते। लेकिन समुद्र का यह पतला रास्ता जाता है, ये इंडिया मिल गया, यहां से पाकिस्तान झांक रहा है। अब आप इस नक्शा पे देखिए, ये पाकिस्तान है, यहाँ इंडिया होगा। ये पूरे देश जब जाएंगे सब तो किसके पास से गुजरेंगे सब, ये ये है बाब अल मंदेब जल संधि। इतना पतला रास्ता होके फिर ये स्वेज नहर को जाएंगे। अफ्रीका जब पढ़ेंगे तो स्वेज नहर पढ़ेंगे। तो जिस तरह मलक्का एक पतला जल का रास्ता था, उसी तरह बाब अल मंदेब जल संधि एक पतला रास्ता है। लेकिन यमन कोई खास देश नहीं है, मतलब पूरा पिछड़ चुका है यमन। इसकी राजधानी अदन है, यहाँ सॉरी इसके राजधानी सना है, इसका सबसे बड़ा शहर अदन है। इसलिए इसके नीचे की खाड़ी का नाम है अदन की खाड़ी। जिस तरह बंगाल के नीचे की खाड़ी बंगाल की खाड़ी, उस तरह भारत का शहर बंगाल के नीचे की खाड़ी बंगाल की खाड़ी, यमन का शहर अदन के नीचे की खाड़ी अदन की खाड़ी। अदन की खाड़ी और लाल सागर को जोड़ने वाली जल संधि का नाम बताइए तो। ये लाल सागर है और ये अदन की खाड़ी है, इसे जोड़ने वाली जल संधि का नाम है बाब अल मंदेब जल संधि। बाब अल मंदेब, बाब अल मंदेब जल संधि। कौन सी जल संधि बाबू, बाब अल मंदेब जल संधि, ठीक है। ऑल ऑफ यू रेडी। अब देखिए बाबू ध्यान से समझिए, चाइना सोचता है कि हमारा सामान अगर मलक्का से निकल गया, अगर भारत के पास ये मलक्का, ये देखिए ये पाकिस्तान है, ये भारत है, मलक्का से निकल गया तो उसके लिए दूसरा चैलेंज आज नहीं तो कल बनेगा बाब अल मंदेब जल संधि, क्योंकि पतला रास्ता है बाब अल मंदेब जल संधि। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। अब चाइना इसके लिए जुगाड़ लगाने के लिए चल गया, यहां से निकल गया वो अरब सागर में, ये देखिए पाकिस्तान है, इसके बगल में इंडिया है, यहां से तो मलक्का होके निकल गया। मलक्का से निकलने के बाद अब ये सोचा कि हम यहां पे क्या करेंगे, यहां पर क्या करेंगे। इसलिए आपको इस नक्शा में नहीं दिखेगा, अफ्रीका के नक्शा में दिखेगा। आप यहां देखिए बाब अल मंदेब के पास यहाँ एक छोटा सा देश है जिसका नाम है जिबूती। हालांकि जिबूती जब हम अफ्रीका पढ़ेंगे तब आपको दिखाएंगे, जिबूती एक छोटा सा देश है, जिबूती एक छोटा सा देश है। आपके एटलस में ये जिबूती की जगह व्हाइट कलर कर दिया होगा, अफ्रीका लिखा होगा। अब ये जिबूती इतना छोटा देश है, जिबूती इतना समझदार निकला, इतना समझदार निकला, उसने कहा अमेरिका से कि देखो ये इतना पतला रास्ता है, तुम अगर चाहो तो हमारे यहाँ आके सैन्य अड्डा ले सकते हो, सैनिक अड्डा ले सकते हो, हमें बस उसका मंथली मंथली किराया दे देना, मंथली मंथली किराया दे देना। किस देश ने बोला बताइए, यमन बोला कि जिबूती बोला, यमन या जिबूती? अरे यमन बोला कि जिबूती बोला? ये तो ना ध्यान है, जिबूती। किसने बोला? जिबूती। अब ये जिबूती ध्यान से समझो लोग, इतना होशियार निकला, ये इतना होशियार निकला कि अमेरिका को कहा कि आप भी यहाँ सैन्य अड्डा ले लीजिए। अब सैन्य अड्डा लेना है, कोई आपको लिए हॉस्टल तो लेना नहीं है कि एगो बेड बिछाने का जगह मिल जाए, काम खत्म, 2000 रुपया किराया हो गया। जब सैन्य अड्डा लिया जाता है तो वहां पूरे रहने के लिए बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं जहां 10-20 हजार फौजी रह सके, प्लेग्राउंड बनाया जाता है, स्कूल बनाया जाता है, सारी चीजें बनाई जाती है, फायर स्टेशन बनाया जाता है, एयरपोर्ट बनाया जाएगा, रेस्टोरेंट बनाएगा, पूरा एक शहर बसाया जाएगा। तो जिबूती ने कहा कोई दिक्कत नहीं, आइए ना बसाइए, यहाँ पे कितना जगह चाहिए, 500 एकड़ ले लीजिए हमसे, 500 एकड़ और किराया देते रहिए। यहाँ सोचिए, यहाँ पटना में आप रहते होंगे, आप एगो बेड बिछाने का लिए होंगे रूम, जो इतनी छोटा सा रूम है, उसका केवल अगर बेड रूम पे भी जाते होंगे तो 2000 रुपया लगता होगा। सोचिए 500 एकड़ जमीन अमेरिका को दिया, करोड़ों रुपया महीना लिया,
अमेरिका देखा कि ठीक है उसके जहाज, पानी वाली जहाज, पनडुब्बियां या व्यापार होता है तो सुरक्षित रहने के लिए यहाँ सैन्य अड्डा लेना जरूरी है। अमेरिका को देने के बाद ये फ्रांस के पास चल गया, ए फ्रांस, फ्रांस हो तुम भी ले लो, हम दे रहे हैं, तुमको भी दे देते हैं 500 एकड़, ओ पट्टी से तुम ले लो। तो जिबूती फ्रांस को भी दे दिया। यहाँ सैन्य अड्डा किसका है? फ्रांस का भी है। ये चल गया जापान के पास, का हो जापान का हालचाल, तुमको भी दे देते हैं। जाके चल गया जापान को भी दे दिया, तो उसका सैन्य अड्डा जापान से भी हो गया। अब जिबूती आ गया चाइना के पास, काहे चाइना, अमेरिका बैठल है, फ्रांस बैठल है, जापान बैठल है, तुम कब बैठोगे? चाइनो चल आया। अब सोचिए, जिसका किराएदार इंटरनेशनल आदमी, उसको तो कोई दिक्कत नहीं, इतना छोटा देश, रेगिस्तान भरा हुआ है, कुछ होता नहीं है रेगिस्तान में, कितना अच्छा जुगाड़ लगाया। यहीं यमन, ई ससुरा यमन शुरू से चौपट है, मजनू भी यहीं का था। देखिए हम हमेशा बोलते हैं इस सब चक्कर में पड़िएगा तो दिमाग काम करना छोड़ देगा। वहीं बगले में देखिए जिबूती, इसका दिमाग काम किया कि नहीं किया? तुरंत निकल गया, सक्सेस हो गया, सबको सैन्य अड्डा वगैरह देके सक्सेस हो गया। आई यमन लाला के चक्कर में खत्म, यहां कुछ हो पाया? इसलिए इस सब चक्कर में रिस्क है, रिस्क है कि नहीं है? तो लड़के लोग इस सब चक्कर में नहीं रहिए, और लड़की लोग लड़कों पे थोड़ा रहम किया कीजिए। समझ में आ गया? उन बच्चों का बहुत भविष्य का सवाल है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है? चलिए तो बताइए कौन सा ऐसा देश है जिसकी अर्थव्यवस्था विदेशी सैन्य अड्डे के किराए पे चलती है? कौन सा ऐसा देश है जिसकी अर्थव्यवस्था विदेशी सैन्य अड्डे के किराए पे चलती है? कौन सा देश? जिबूती। कौन देश? जिबूती। यमन क्यों पिछड़ गया? मजनू की वजह से नहीं रे गधा कहीं का, मजनू की वजह से यमन का पिछड़ेगा? भारत में तो हर गली में एगो मजनू घूम रहा है। यमन के पास आंतरिक समस्याएं ज्यादा है। ये बताओ बाबू, मेरी ओर ध्यान से देखो, पाकिस्तान जो झांक रहा है यहां पर, यहां का ग्वादर बंदरगाह किसने ले रखा है? चाइना। और यहां से सीपीईसी सड़क कौन ले गया है? चाइना। सीपीईसी सड़क चाइना ले गया है। चाइना की सोच देखिए, यहां से उतारेगा ग्वादर बंदरगाह और यहां से लेके चला जाएगा यमन, ये निकल गया जिबूती में। अब मेरी ओर ध्यान से समझो बाबू, अगर भारत सरकार चाहेगी तो क्या भारत सरकार को इसमें सैन्य अड्डा लेना चाहिए? जितने लोग कहते हैं लेना चाहिए, हाथ उठाइए, यस बोलिए। जितने लोगों को लगता है कि भारत सरकार को भी इसमें सैन्य अड्डा लेना चाहिए जिबूती में, ताकि काउंटर किया जा सके, वो हाथ उठाइए। कुछ कुछ को लगता है, कितने लोग को लगता है कि नहीं लेना चाहिए, सैन्य अड्डा नहीं लेना चाहिए, पैसा की बर्बादी है। देखिए हमारे क्लास में सब निर्जीव चलाया है, सब उसको कोई मतलब नहीं है, नहीं लेना चाहिए, ठीक है, निर्जीव नहीं है सब, कुछ कुछ जिंदा है सब। चलिए ध्यान से समझिए, हम लोग सैन्य अड्डा जिबूती में नहीं लिए, बल्कि अमेरिका से समझौता कर लिए कि तुम्हारे सैन्य अड्डा का यूज हम करेंगे और हमारी सैन्य अड्डा का यूज तुम करना। साथ में यही समझौता हम जापान से भी कर लिए और यही समझौता हम फ्रांस से भी कर लिए। अतः हमको यहाँ किराया देने की जरूरत नहीं है, हमारा सैन्य स्थिति में यही यूज कर सकते हैं। फ्रांस वाला, अमेरिका वाला, जापान वाला, चाइना वाला टुकुर टुकुर मुंह देखेगा, क्या हो गया हो, समझ में आ गया? हमें कहां सैन्य अड्डा लेना चाहिए? तो ध्यान से देखिएगा, समुद्र में यहां पर एक द्वीप है, सोकोत्रा आइलैंड। कौन सा आइलैंड है? सोकोत्रा आइलैंड। देखिए यमन के आगे समुद्र में होगा सोकोत्रा आइलैंड, सोकोट्रा आइलैंड मिला? कौन सा आइलैंड है? सोकोत्रा आइलैंड। भारत सरकार को इस सोकोत्रा आइलैंड के आसपास में छोटे छोटे कई ठो आइलैंड है, सब छोटे छोटे कई आइलैंड है। भारत को अपना सैन्य अड्डा कहां ले लेना चाहिए? सोकोत्रा में। कहां ले लेना चाहिए? सोकोत्रा आइलैंड में। भारत को अपना सैन्य अड्डा सोकोत्रा आइलैंड में ले लेना चाहिए।
इससे फायदा क्या होगा सोकोत्रा आइलैंड से लेने पे, ध्यान से समझिएगा। फायदा ये होगा कि हम लोगों के पास यहां से पाकिस्तान के ग्वादर को भी काउंटर करने की क्षमता आ जाएगी, और यहां से चाइना के इस जिबूती को भी काउंटर करने की क्षमता आ जाएगी, और यहां से भारत की कनेक्टिविटी भी रहेगी। इसलिए जिबूती से ज्यादा बेटर है कौन सा आइलैंड, सोकोत्रा आइलैंड। तो हमें अपना सैन्य अड्डा कहां से ले लेना चाहिए, सोकोत्रा आइलैंड पे से ले सकते हैं। अगर ये सोकोत्रा आइलैंड पे लेंगे तो पूरा चिल्लाने लगेगा सब, ये ऐसे कैसे ले लिया, भारत ले लिया, बवाल करने जा रहा है, वसुधैव कुटुंबकम कहता है मार नहीं करेंगे, आके मारने जा रहा है, सैन्य अड्डा ले लिया, हई हाउ हाउ दुनिया भर का चिल्लाने लगेगा। तो हम लोगों को कहना चाहिए कि देखिए ध्यान से, पूरी दुनिया में सबसे भ्रष्ट देश सोमालिया है। जिबूती के बगल में ये देश है सोमालिया। सोमालिया क्या करता है, यहां से कोई पानी वाली जहाज जाएगी ना तो जहाजिए किडनैप कर लेगा, और चढ़ के जहाज के कैप्टन पे पट्टी पे बंदूक टान देगा, कहेगा तुम्हारे जहाज में 200 करोड़ रुपया का पेट्रोल जा रहा है, या तुम्हारे जहाज में कंटेनर में ही जा रहा है, हम तो कंटेनर नहीं चुरा पाएंगे, लेकिन एक काम करो तुम्हारा खंड पट्टी उड़ा देंगे, नहीं तो हमको 20 करोड़ भेजवाओ, 30 करोड़ भेजवाओ। तो सोमालिया की अर्थव्यवस्था चलती है किडनैपिंग पर, और जिबूती की अर्थव्यवस्था चलती है विदेशी सैन्य अड्डा पे। ये जहाजिए किडनैप कर लेता है सब। हम लोग का भी एक बार जहाज किडनैप कर लिया था सब। तो हम लोग का जब जहाज किडनैप कर लिया सभी सब, कप्तान के खोपड़िया पे लगा दिया कनपट्टी पे बंदूक, अब यहाँ पे जहाजिया किडनैप कर लिया सब। अब क्या हो, तो उनके अब्बा यहाँ से गए इंडियन नेवी वाले, और चारों ओर से जहाजिया घेर लिया सब। इंडियन और नेवी वाले चारों ओर से जहाजिया घेर लिया सब। कहा सब कि तुम कप्तान को मार दोगे उसके बाद तुम्हारा क्या हाल होगा। अगर तुम कप्तान को मार दोगे तो बाबू तुम्हारा क्या होगा, तुमको चारों ओर से तुम्हारे अब्बू घेर चुके हैं। इंडियन नेवी चारों ओर से घेर ली, बाद में उनको सरेंडर करके हटना पड़ा। कहा कि ठीक है तुम कप्तान को ले जाओ, लेकिन हमको भी जाने का रास्ता दो। कप्तान को ले जाओ यार, अपने कप्तान को, हमको भी जाने दो, हमारा बाल बच्चा इंतजार कर रहा है सोमालिया में, हमको जाने दो, सोमालिया जाने दो। तो इंडियन नेवी कही कि चल निकल, पतली गली से निकल, जहाज लेके निकल दिए यहाँ पे। तो भारत के जहाजों को नहीं छेड़ता है सब। रीजन क्या है, यहीं से आना है हम लोग को। देखिए कितना दूर थोड़ी है, ईरान है, ईरान है, ये बेटा झांक रहा है, ये बेटा इधर झांक रहा है ना ये। अब यहां से गुजरात चालू हो जाएगा, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो हम लोग तो यही है, हम लोग का बेटवा झांक रहा है कि नहीं झांक रहा है यहाँ पे। अब देखिए हम लोग को तो आना पास है, हम लोग धो देंगे लोग। तो पूरी दुनिया जब हम लोग पे हल्ला करेगी कि भारत सैन्य अड्डा ले रहा है, यहाँ पे क्या होगा, ये होगा, तो हम लोग कहेंगे कि देखिए पूरी दुनिया को भलाई हो सके, सबसे ज्यादा जहाजों का किडनैपिंग यही होता है, इसीलिए हम यह सैन्य अड्डा इसलिए ले रहे हैं कि जहाजों की किडनैपिंग को बचाया जा सके। और पूरी दुनिया को कहना है कि जिसकी भारत से दोस्ती है उसका जहाज जब इधर से गुजरेगा तो भारतीय नौसेना उसको पीछे पीछे सेफ्टी स्कॉट देते जाएगी। कोई दुश्मन का जहाज, छोटी जहाज लेके आएगा और सरसरी फंसा के चढ़ेगा, उससे पहले हमारी इंडियन नेवी निकालेगी मिसाइल, अब मिसाइल से मारेगी जहाज, और जहाज पर बैठने वाला आतंकवादी या विद्रोही या लुटेरा दोनों लोग उधिया जाएंगे लोग। इसलिए भारत से दोस्ती करिए, सोमालिया से सुरक्षित रहिए। इससे फायदा ये होगा कि भारत की दुनिया में इज्जत बढ़ेगी कि भाई दुनिया के लोगों को बचाता है, फ्री में बचाता है। और फ्री में बचाने से फायदा ये होगा कि हर 2 दिन पे हम लोग को मिशन पे जाना होगा, आज ओकरा बचाओ कल ओकरा बचाओ। 3 साल 4 साल बाद भारतीय नेवी को इतना एक्सपीरियंस हो जाएगा, युद्ध और एग्जाम में वही पास हो सकता है जो जितना ज्यादा टेस्ट दिया हो, जितना ज्यादा प्रैक्टिस किया हो। इस सोमालिया के डाकुअन पे प्रैक्टिस होगा हम लोग का, और यही प्रैक्टिस युद्ध के समय डुबा देंगे लोग चाइना को। और जब चाइना और रियल में कभी युद्ध होगा तो जिबूती का जो सैन्य अड्डा होगा, यहाँ पर गोला बारूद तो लिमिटेड मात्रा में ही रखा गया होगा। और यह गोला बारूद चाइना क्या सोचता है कि ये ग्वादर बंदरगाह है, चाइना का ये कौन सा बंदरगाह है, ग्वादर बंदरगाह। तो चाइना क्या सोचता है कि ये ग्वादर बंदरगाह है, यहाँ से सीपी इसी सड़क पे गोला बारूद लाएंगे और इस गोला बारूद को यहाँ ले आके डंप करेंगे। इंडियन नेवी को कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम जिबूती में बैठ जाएंगे, यहाँ से गोला बारूद इधरे बर्बाद कर देंगे, ये वाला एरिया काट देंगे। अब आप बताओ कितने लोगों को लगता है कि जिबूती से अच्छा हमारे लिए सोकोत्रा आइलैंड है। हाथ उठाइए जिन्हें लगता है कि जिबूती से तो अच्छा हमारे लिए सोकोत्रा है, हमसे पास में भी पड़ेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया।
कितने लोगों को लगता है? हाँ, सब लोगों को लगता है। वेरी गुड, यू ऑल हैव दिमाग, सबके पास दिमाग है। वेरी गुड, यू ऑल आर वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, सही है, आप लोग के पास दिमाग है। इससे एक और फायदा ये होगा कि हम लोगों को ज्यादा दिक्कत पाकिस्तान टॉर्चर करते रहता है। तो ये है पाकिस्तान और यहाँ पे है हमारा गुजरात। यहाँ पे अगर ये हो जाएगा तो ये भी टॉर्चर होते रहेंगे, इधर से भी कोचते रहेंगे। तो जिबूती तो बहुत बढ़िया है, सोकोत्रा आइलैंड। देखो तो भैया, ये है पाकिस्तान, ये हमारा इंडिया, ठीक है, और ये है आपका जिबूती, ये सोकोत्रा आइलैंड। इस सोकोत्रा आइलैंड से इधर से भी झांक सकते हैं, इधर से भी झांक सकते हैं। बेचारा पाकिस्तान का तो बहुत ज्यादा दुर्दशा हो जाएगा। आप बताओ मित्रों, यहां सैन्य अड्डा लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? हाँ, लेना चाहिए मित्रों, यहाँ सैन्य अड्डा लेना चाहिए, लेकिन अभी टाइम मिलेगा तो इस पे भी बात किया जाएगा, ठीक है, इस पे भी सैन्य अड्डा की बात की जाएगी। चलिए, ये सब काम है रक्षा मंत्रालय का। रक्षा मंत्रालय को ये सब सोचना चाहिए। चाइना कितना सोचता है, जिबूती में जाके सैन्य अड्डा ले लिया है। चाइना अपना सैन्य अड्डा कहाँ जाके ले लिया? जिबूती में ले लिया है। चलिए देखते हैं। तो यमन तो समझ में आ गया। सोकोत्रा आइलैंड किसका है? यमन का। सोकोत्रा आइलैंड किसका है? यमन का, ठीक है। सोकोत्रा आइलैंड किसका है बाबू? यमन, यमन का है सोकोत्रा आइलैंड। चलिए अब आगे बढ़े, मिटा दे यमन। यमन के आगे देखा जाए, ये रहा जगह ओमान, ये रहा जगह ओमान। मिल गया ओमान। ओमान देखिए, ओमान की राजधानी मस्कत। भारत से काफी बेहतरीन संबंध है ओमान का। भारत से बहुत सारे लाखों की संख्या में कर्मचारी मस्कत में काम करते हैं। लाखों की संख्या में कर्मचारी मस्कत में काम करते हैं। कहाँ काम करते हैं? मस्कत में काम करते हैं। ओमान का भारत से बहुत अच्छा संबंध है, सैन्य संबंध भी है ओमान का। यहाँ एक चीज देखने वाली है, ये जो ओमान है, ये ओमान पहले यूएई के ऊपर तक था। इतना ओमान सुनामी उनामी बहुत पहले टेक्टोनिक प्लेट हलचल हुई, दह गया। अब यूएई के ऊपर भी तनिसा ओमान बचा हुआ है। तो ओमान दो जगह दिखने को मिलेगा। एक ये मुख्य ओमान यहाँ है, फिर यूएई शुरू है। यूएई के ठोड़वा पे भी थोड़ा सा यहाँ ओमान है। ठोड़वा पे यहाँ पे थोड़ा सा क्या है? ओमान है। ठोड़ पे ऊपर थोड़ा सा क्या है? ओमान है। समझ में आ गया? आप ध्यान से देखिए, यूएई के ऊपर थोड़ जो है ना, उस थोड़ पे भी ओमान है। मिल गया। चलिए, ओमान के ऊपर ओमान की खाड़ी, यमन के नीचे अदन की खाड़ी। ओमान की खाड़ी और अदन की खाड़ी, ओमान की खाड़ी और अदन की खाड़ी, ओमान की खाड़ी और अदन की खाड़ी। ओमान की खाड़ी एंड अदन की खाड़ी, ओमान की खाड़ी एंड अदन की खाड़ी। मिल गया। चलिए, यूएई तो देख ही लिए हैं, ये जगह है यूएई। अब देखिए कितना टिपिकल आजकल का एग्जाम होते जा रहा है। आप समझिए, अगर कोई लड़का मैप देखेगा तो उसको यही लगेगा ना कि ये यूएई है और यूएई के ऊपर ईरान है। लेकिन इतना बारीकी से कौन ध्यान देता है बाबू कि यूएई के ऊपर आई नोकवा पे ओमान है? इतना बारीकी से कौन ध्यान देने जाता है कि थोड़ा सा 2-3 कट्ठा ओमान यहां भी है। हालांकि ओमान की मुख्य भूमि यहां पे है, लेकिन इसके अलावे भी ओमान ऊपर है, ये आपको पता है। लेकिन बताइए, इतना ध्यान कौन देता है कि एक्चुअल में ईरान की सीमा ओमान से लगती है, यूएई से नहीं लगती है। समुद्री सीमा ओमान से पास है। तो बताइए ध्यान से, इस जल संधि का नाम है, यहां जो पतला समुद्र का नाम है उसका नाम है हार्मुज जल संधि। हार्मुज जल संधि के ऊपर ईरान है। लड़का तो आराम से मार देगा कि नीचे यूएई है,
बताइए, गलती आप मार देंगे कि नहीं? इस जल संधि का नाम है हार्मुज जल संधि। ऊपर आप मारेंगे ईरान, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नीचे अमूमन आप मार देंगे कि यूएई, जबकि यूएई के खोपड़िया पे तनी सा 2 कट्ठा किसका है? यूएई के खोपड़िया पे किसका है बाबू? ओमान का है। यूएई के खोपड़ी पे किसका है? ओमान का है। तो ये क्वेश्चन पीसीएस में पूछा था, यूपी पीसीएस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा, सुनिए ध्यान से। हार्मुज जल संधि, सुनिए ध्यान से बाबू, देखिए हार्मुज जल संधि, ये जल संधि है हार्मुज जल संधि। हार्मुज जल संधि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है। फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है। किसे अलग करता है? तो ऊपर में तो ईरान, और नीचे में अमूमन लड़का मार के चला आया कि यूएई को अलग करता है। नीचे किसको अलग करा के चला आया? यूएई को। जबकि कितना माइन्यूट गलती करा दिया, इतना छोटा सा गलती कि ईरान के जस्ट नीचे का जो जमीन है, यह जमीन ईरान यूएई का नहीं है, बल्कि किसका है? ओमान का है। बल्कि किसका है? ओमान का है। अगर यही जमीन एशिया में यहां रहता, इंडिया में, तो पक्का यूएई कहता है कि हम कब्जा लेंगे। लेकिन न यूएई कहता है कि हम ये कब्जा करेंगे, न ईरान कहता है ना हम ये कब्जा करेंगे। ओमान कहता है भैया मेरा है, मारधार नहीं करो। तो ओमान का भी विकास हो रहा है, यूएई का भी विकास हो रहा है। ईरान के पीछे तो इजराइल, अमेरिका और पश्चिमी देश पड़े हैं, वरना उसका भी डेवलपमेंट हो रहा था। हमें क्या मतलब है भैया? अरब वाले लोग, आप हमें तेल देते रहो, बदले में हम आपको पैसा देंगे, रोजगार देंगे। ईरान का हमें से तेल खरीदेंगे, सस्ता तेल खरीदेंगे, ठीक है। हम ईरान को चाहते हैं कि ईरान सेफ रहे, इसलिए कि हमारे लिए एनर्जी क्राइसिस ना हो। हमें 140 करोड़ लोगों के लिए मोटरसाइकिल में, कार में, ट्रक में, डीजल, ट्रेन, जहां कहीं में पेट्रोलियम की जरूरत होती है। इंटरनेशनल रिलेशन में हम किसी का शकल देख के दोस्ती नहीं करते हैं। हमारी जरूरत है तो ठीक है, रूस से हमारी जरूरत है, अमेरिका से भी जरूरत है। लेकिन जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, हाई व्हाट्सअपवा पे जो घूमता है सब चोट्टा सब, एक लिए सऊदी अरब मतलब दुश्मनी या दोस्ती। अरे यार, सऊदी अरब से कभी दोस्ती भी हो सकती है और सऊदी से दुश्मनी भी हो सकती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आएगा? लाल चेक वाला शर्ट, सफेद टोपी, उठ जा बाबू। गर्ल्स के बगल में बैठा, उठा उठा उसको, लाल चेक वाला पहना है शर्ट, उठाओ, गधा कहीं क्या। हाँ हाँ, उठ जा उठ जा, हाँ हाँ हाँ, उठ जा उठ जा। पकड़लवा कहीं क्या, मास्क लगा रहा है। अब कौन सी फायदा मास्क लगैले? अजीत तुम्हारे पीछे है। पीला शर्ट खड़ा क्यों होता है? तुम आगे बढ़िए, चलिए ध्यान से। इधर देखो बाबू, हो गया बाबू को सोने दो, सो जाने दो, बेचारा यमन का है, सोने दो उसको, क्या दिक्कत है? रात में उसको बतियाया होगा, रात में बतियाला के बाद नींद में, सुबह में तो पक्का नींद आएगी। रात में देर तक फोन पे बतियाएंगे, सुबह नींद पक्का आएगी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सो सो सो। मेहनत किया है बेचारा, रात भर बतियाया है, फिजिक्स समझाया होगा। क्यों? लड़के तो अच्छे होते हैं ना। समझाओ ससुरा, समझाओ। तुम जाएगा एक दिन पुरान लोहा के भाव में, कबाड़ में। लड़का लोगों को समझाते हैं, नहीं समझता है। अगर किसी लड़की को पढ़ाई करना है, तुम उसमें फोन करोगे तो स्पष्ट बोल देगी अभी पढ़ रहे हैं, बाद में बतियाओ। और उसका पढ़ाई कंप्लीट हो गया तो तुम उससे बतियाओ अपना पढ़ाई छोड़ के। इसलिए अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है। ईरान ओमान समझ में आ गया? तो ईरान और इसके बीच जो हार्मुज जल संधि है, वो ऊपर में ईरान है, नीचे में ओमान है, ना कि यूएई है। देखिए यूएई जो है उसका पूरा नाम होता है यूनाइटेड अरब अमीरात, यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। इसमें 7 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 7 राज्य हैं। इन 7 राज्यों में से एक राज्य है जिसका नाम है दुबई। 7 राज्यों में से एक राज्य है जिसका नाम है दुबई। तो बताइए यूएई के कितने राज्य? 7 राज्य। इन 7 में सबसे डेवलप कौन है? दुबई। 7 राज्यों में से सबसे डेवलप कौन है? दुबई। 7 राज्यों में सबसे ज्यादा डेवलप कौन है? दुबई। अब सोचिए इस यूएई का जो क्षेत्रफल है, यूएई का क्षेत्रफल है बहुत छोटा है, बिहार बराबर, उसमें ही 7 राज्य हैं।
उसमें सबसे ज्यादा डेवलप कौन है? दुबई। तो अक्सर सुनते हो दुबई दुबई दुबई, जबकि यूएई में 7 राज्य हैं, उन सातों में सबसे जो डेवलप है वो है दुबई। हालांकि यूएई की जो राजधानी है वो है अबू धाबी। यूएई की राजधानी क्या है? अबू धाबी। यूएई की राजधानी अबू धाबी। यूएई में कितने राज्य? यूएई में कितने राज्य? 7। यूएई में कितने राज्य? 7 राज्य। सातों राज्य में सबसे डेवलप राज्य, सातों राज्य में सबसे डेवलप राज्य दुबई। दुबई। और बताइए यूएई के 7 राज्य हैं, यूएई की राजधानी क्या है? यूएई की राजधानी अबू धाबी। ठीक है, समझ में आ गया। यूएई के बगल में एक देश मिलेगा कतर, देखिए राजधानी इसका दोहा। यूएई के बगल में एक देश मिलेगा कतर, राजधानी दोहा। कतर राजधानी दोहा। कतर राजधानी दोहा। राजधानी दोहा। कतर की राजधानी दोहा। कतर की राजधानी दोहा। अब देखिए कुछ चीजों के लिए कतर, जिससे आपसे फिक्स पूछेगा 2022 का फीफा ओलंपिक, फीफा फुटबॉल कहां हुआ था? कतर में। फीफा फुटबॉल कहां हुआ था? कतर में हुआ था। कहां हुआ था बाबू? कतर में। अब कुछ चीज कतर के बारे में याद रखिए जो फिक्स है, जो आपसे पूछेगा। कतर के पास बहुत ज्यादा मात्रा में नेचुरल गैस और पेट्रोलियम भरा हुआ है। तो कतर के पास जितना पेट्रोलियम नहीं है उससे ज्यादा गैस है। तो कतर के पास पेट्रोलियम भी है और गैस भी है, लेकिन गैस की मात्रा ज्यादा है। तो गैस और पेट्रोलियम के लिए भरपूर मात्रा में कतर है। लेकिन ये याद करके फायदा क्या होगा? वो तो ससुरा पूरे मिडिल ईस्ट के पास है। पूरे मिडिल ईस्ट के पास गैस और पेट्रोलियम का भंडार है। पूरे मिडिल ईस्ट के पास गैस और पेट्रोलियम का क्या है बाबू? भंडार है कि नहीं है? पूरा भंडार ही तो क्वेश्चन आएगा नहीं। कतर का एक अखबार है, पूरी दुनिया में तबाही लाता है, नाम है उसका अल जजीरा। कतर का अखबार है अल जजीरा। अल जजीरा। अरे ऐसा ऐसा छापता है ना न्यूज कि बढ़िया बढ़िया प्रधानमंत्री लोग का खून खौल जाता है कि ससुरा खड़े छाप दिया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? खड़े छाप देता है वहां पर। तो अल जजीरा जो न्यूज है ये कतर का न्यूज है, बड़ी ज्यादा वह। तो अल जजीरा न्यूज कहाँ है? कतर का है। दूसरा, कतर की एक एयरलाइन है, जहाज है, जिसका नाम है कतर एयरवेज। कतर की जहाज है कतर एयरवेज। वो अपने ग्राहकों को बेहतर सुविधा देने के लिए पूरी दुनिया में फेमस। कतर एयरवेज और यूएई का एमिरेट्स एयरवेज, 2 एयरवेज दुनिया में सबसे फेमस है। कतर एयरलाइंस और एमिरेट्स। कतर और एमिरेट्स 2 जहाजें एक एकदम फेमस है सर। एक है कतर एयरवेज एंड एक है एमिरेट्स। अरे एमिरेट्स कहाँ चला गया? कतर। ये देखिए ये 2 जहाजें पूरी दुनिया में सबसे फेमस है सब, ये होड़ में है सब कि बेहतर सुविधा अपने कस्टमर को कौन दे सके, कतर और एमिरेट्स। जहाज में ये दोनों होड़ लगाए हैं सब। हमारे यहाँ क्या है कि लोगों के पास पैसे कम है, तो हम लोग ये सोचते हैं कि सबसे सस्ता टिकट कौन दे रहा है। कोई मतलब नहीं कि इस जहाज में जाएंगे कि इस जहाज में नहीं जाएंगे। लेकिन ये जो दोनों देश हैं सब, यूएई की एयरलाइन का नाम एमिरेट्स, कतर की एयरलाइन का नाम कतर एयरवेज, दोनों एक पास। ये रहा यूएई, देखिए ध्यान से, ये रहा कौन देश? यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। कितने राज्य बाबू? 7। सातों में सबसे ज्यादा डेवलप राज्य कौन है? यूएई के सातों में सबसे ज्यादा कौन है? दुबई। राजधानी क्या है? अबू धाबी। राजधानी अबू धाबी। अब इन दोनों में होड़ लगी है कि अपने कस्टमर को बेहतर सुविधा कौन दे। सोचिए इन दोनों जहाज में जब आप, जहाज का सबसे महंगा किराया जो होता है वो होता है बिजनेस क्लास, उससे सस्ता होता है प्रीमियम, उससे सस्ता होता है प्रीमियम इकोनॉमी,
और सबसे सस्ता होता है इकोनॉमी क्लास। यानी 3 कैटेगरी में मेनली बांटिए, बिजनेस क्लास, प्रीमियम इकोनॉमी और इकोनॉमी। सबसे सस्ता टिकट इकोनॉमी का, उससे महंगा प्रीमियम इकोनॉमी और सबसे महंगा होता है बिजनेस क्लास। आप अंदाजा लगाइए, यहां से दिल्ली से अगर आपको दुबई जाना है, कहां जाना है बाबू? दिल्ली से दुबई। दिल्ली से अगर आपको जाना है दुबई, अगर आप इकोनॉमी क्लास में जाइएगा तो आपका टिकट होगा 25,000 का, इकोनॉमी का होगा 25,000 का। आप बिजनेस क्लास में जाइएगा तो वो हो जाएगा 2.5 लाख का। ठीक है, बिजनेस क्लास में सेम जहाज है, सेम जहाज, अगर बिजनेस क्लास में बैठेंगे तो 2.5 लाख ले लेगा आपसे, इकोनॉमी में बैठेंगे 25,000 में पहुंचा देगा। समझ में आ गया? तो इनका बेहतरीन सुविधा। बिजनेस क्लास कहाँ होता है? तो आगे होता है, इतना यहाँ पे तो पायलट बैठ जाएगा, ये अपना जगह लेके चल गया सब पायलट यहाँ अपना। ये शुरुआत में बिजनेस क्लास होता है, बिजनेस के बाद होता है प्रीमियम इकोनॉमी, और इसके बाद ये होता है इकोनॉमी। समझ में आ गया? इकोनॉमी, इसमें खाना पीना सबसे बाद में देता है। सबसे अच्छा जो होता है वो बिजनेस क्लास होता है। इसके बिजनेस क्लास में बेड है पूरा, सूझ जाइए, टैबलेट देता है, अपना फ्रिज देता है पर्सनल, उसी में छोटा सा फ्रिज रहता है, निकाल के जो कोल्ड ड्रिंक पीना है, वीआईपी सब दारू पीना है दारू पीजिए, फल देगा सब, जोन फल है तो खा लीजिए, ईयरफोन देगा, चप्पल देगा, कहेगा कि कपड़ा चेंज कर लीजिए, ये लीजिए टी शर्ट, ये लीजिए लोअर पहन लीजिए, अब पहन के आई कंबल लीजिए ओढ़ लीजिए, म्यूजिक सुनते रहिए। इन जहाजों के नीचे कैमरा लगा होता है, और इस कैमरा का कनेक्शन दे दिया जाता है बिजनेस वाले को, कि वो नीचे भी देखते रहता है जमीन कैसा है। 4 गो सीट बराबर 1 गो सीट मिला देता है, आराम से सूत के जाता है वहां पे, फर्स्ट क्लास एकदम, कोई जर्किंग नहीं। नहाना है तो इनके लिए वॉशरूम होता है, सोचिए जहाज के अंदर शावर चालू करके नहा सकते हैं आराम से एकदम बढ़िया से, तौलिया उलिया सब एकदम फर्स्ट क्लास में। और इनको हर वेराइटी का खाना, बैठते हैं इतना बड़का थरिया में सजा के लाएगा सब, केक ये वो दुनिया भर का। तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर यात्रियों को सुविधा देने के लिए अगर होड़ तोड़ चल रही है किसी में, तो कतर एयरवेज और एमिरेट्स एयरवेज में फैसिलिटी देता है। हालांकि उधर यूरोप में देखेंगे तो ब्रिटिश एयरवेज, और वहीं भारत में होड़ इस बात की नहीं लगी है कि बेहतर सुविधा कौन देगा, सस्ता टिकट कौन देगा। तो सस्ता टिकट के मामले में इंडिगो सबसे तगड़ा है, इंडिगो एकदम तगड़ा दे देता है, सीट देता है ऐसा की मतलब हुआ बस कुछ नहीं, टिकट लीजिए बैठिए, अब वहां खाना आएगा तो खरीद के खाते रहिए। ये सब टिकटों में जोड़ के जब एकदम फर्स्ट क्लास, सीट ऊपर हो सकता है नीचे हो सकता है। इतना ही नहीं, आप चाहते हैं कि आपका सीट के पास एगो लॉक देगा, बंद कर लीजिए दरवाजा। जैसे दरवाजा कैसे होता है, सिंगल बेडरूम का दरवाजा, जहाजिया में दरवाजा रहेगा, बंद कर लीजिए, चुपचाप से क्या कर लीजिए, बंद कर लीजिए, फर्स्ट क्लास। तो बताइए, इन 2 देशों के में टक्कर के साथ साथ इन ससुरन के 2 देश के कंपनी में भी टक्कर है। किस चीज का टक्कर है भैया? कि किसकी एयरवेज? तो यहाँ पे कतर एयरवेज, कतर की, एमिरेट्स एयरलाइंस, एमिरेट्स की। कतर में फीफा मैच हुआ था, अल जजीरा अखबार है, अल जजीरा क्या है बाबू? अखबार है। अब आगे का क्लास कल करा देंगे, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आप लोग जहाज से जाइएगा, वर्षगांठ का इंफॉर्मेशन हम आपको दे देंगे, उसका प्रोग्राम कब किया जाएगा, ठीक है। अभी हम थोड़ा यूपीएससी के सिलसिले में यहाँ आए हैं, ठीक है, चलिए।